नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग राजनीति विज्ञान का घटना चक्र लगा रहे हैं, ठीक है, जिसमें से आपका राजनीतिक सिद्धांत के जितने भी प्रश्न थे उनको हम लोगों ने हल कर लिया है। और अभी हम लोग जो है थिंकर्स पढ़ रहे हैं, तो थिंकर्स में भी हम लोगों ने 100 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज 101वें प्रश्न से शुरू करेंगे और 30 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। और ये सभी परीक्षाओं के लिए, आप अगर टीजीटी दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हों, या जीआईसी है, जीडीसी है, एलटी ग्रेड है, ठीक है, डी ट्रिपल एसबी का जैसे आया हुआ है, या बिहार सेट का एग्ज़ाम है आपका, तो इन सभी में ये जो है इम्पॉर्टेंट साबित होगा। आइए देखते हैं और देखा जाएगा। 101वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कानून का समादेश या कमांड थ्योरी ऑफ लॉ का उन्याय कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये पूछता है। जेरेमी बेंथम है, जीन बोंदा, जॉन ऑस्टिन, एबी डाइसी। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएंगे? जॉन ऑस्टिन को, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिएगा, जॉन ऑस्टिन के अनुसार कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया क्या है? आदेश है। कानून संप्रभु की आज्ञा आदेश है। ऑस्टिन के कानून की इस परिभाषा में 3 तत्व निहित हैं: संप्रभुता, आदेश और शास्ति, ठीक है। आइए अगला देखेंगे। 102वां प्रश्न है, कानून संप्रभु का आदेश है, किसका है दोस्तों? तो फिर से वही जॉन ऑस्टिन हो जाएंगे। 103वां प्रश्न है, कानून संप्रभु का आदेश है, ऑस्टिन हो जाएंगे, ठीक है। और कानून संप्रभु का आदेश है, ऑस्टिन हो जाएंगे। देखिएगा, रिपीट करता है बार बार ही। 5वां प्रश्न देखिएगा कि यह विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राज की भक्ति की भावना क्या होती है? पुष्ट होती है दोस्तों। तो यहाँ पर कौटिल्य, लेनिन, हीगल, माओ है। तो दोस्तों युद्ध हितकर है, यह बात बोलते हैं आपका हीगल। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखेंगे, हीगल युद्ध का पूर्ण रूप से क्या करते हैं? समर्थन करता है, ठीक है। इसको ध्यान से आप लोग इसको हेडलाइन करिएगा और इसको नोट करिएगा। वह युद्ध को एक साधन मानता है जिसका अनुगमन कर राज्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है। यानी कि युद्ध के साधन का प्रयोग करके राज्य क्या करता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा अन्य देशों से अपनी मांग को मनवा सकता है। हीगल ने कहा भी है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राजभक्ति की भावना की पुष्टि होती है। आइए, 106वां प्रश्न है, अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं है, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं है तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं है दोस्तों। तो यह किसका है कथन? तो यह बेंथम का है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बेंथम जो है आपके उपयोगितावादी विचारक हैं, ठीक है, उपयोगितावादी विचारक हैं। देखिएगा, बेंथम जो है आपके जो भी काल्पनिक विचारक हैं उनके क्या है? विरोध करते हैं, ठीक है, विरोध करते हैं। इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो पता चलेगा। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक अधिकारों के स्थान कानूनी अधिकारों ने ले लिया है, ठीक है। प्राकृतिक अधिकारों के स्थान किसने लिया? कानूनी अधिकारों ने। कानूनी अधिकारों के सिद्धांत का मानना है कि अधिकार प्राकृतिक न होकर राज्य की देन होते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण और व्याख्या हमें बेंथम तथा ऑस्टिन जैसे कानून शास्त्रों के विचारों में मिलती है। बेंथम के अनुसार अधिकार का आधार केवल कानून ही है। इसके अनुसार कानून और अधिकार क्या है? अनिवार्यता एक है। कानून उसका वस्तुपरक रूप है और अधिकार व्यक्तिपरक रूप है। इसके अनुसार अधिकार की 3 विशेषताएं हैं। देखिएगा, 3 विशेषताएं क्या क्या हैं? राज्य ही अधिकारों का स्रोत है, अर्थात अधिकार राज्य से पहले नहीं हो सकते, मतलब कि राज्य जो है सर्वोपरि है। राज्य अधिकारों का संस्थात्मक तथा कानूनी ढांचा प्रदान करता है, यही इन्हें लागू करता है। यहाँ भी राज्य क्या है? सर्वोपरि है। राज्य ही अधिकारों की रचना करता है, अर्थात जब कानूनों में परिवर्तन होता है तब अधिकारों में भी परिवर्तन आ जाता है। यानी कि राज्य ही अधिकारों की रचना करता है, इसमें भी राज्य सर्वोपरि है। 107वां प्रश्न देखेंगे, बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए दोस्तों? तो विधि का लक्ष्य है बेंथम के अनुसार क्या है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इसी को यह जो है उपयोगितावाद का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, उपयोगितावाद का सिद्धांत कहते हैं और ये उपयोगितावाद के जनक भी कहे जाते हैं। देखिएगा, बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। बेंथम के अनुसार कानून बनाने वालों को केवल वही कानून बनाने चाहिए जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को बढ़ावा देते हों। सरकार के कार्यों को भी इसी उद्देश्य से पूर्ति करना चाहिए।
इसके बावजूद इनके अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं। इंग्लैंड में उपयोगितावाद के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? बेंथम ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की काल्पनिक सिद्धांतों क्या किया है? खंडन किया है। देखिए अभी मैंने बताया था ना कि बेंथम जो है काल्पनिक जो भी अधिकार हैं उनका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और उपयोगितावाद के अनुभव मूलक आधार पर उदारवादी व्यक्तिवाद विचारधारा का समर्थन किया है। बेंथम के अनुसार मनुष्य से एक ऐसे व्यवहार करना चाहिए जिससे वह अपने सुख को बढ़ा सके और दुख को बचा सके। ठीक है। बेंथम ने सामाजिक समझौते और समान इच्छा के सिद्धांत का खंडन किया है। सामाजिक समझौते से हॉब्स लॉक रूसो जुड़े हुए हैं और समान इच्छा से रूसो का खंडन करते हुए तर्क दिया है कि समुदाय का हित उसके पृथक पृथक सदस्यों के हितों से निहित होता है या योग होता है। 108वां प्रश्न देखिएगा। कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। परिभाषा किसने दी है दोस्तों? तो यह परिभाषा दी है अरस्तु महोदय ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न है 109वां। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया है? तो दोस्तों यह बेंथम हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बेंथम कैसे विचारक हैं? तो उपयोगितावादी। आइए अगला देखेंगे। 110वां प्रश्न है आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेंथम का मानना था, देखिएगा कि उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं चुनना है। तो बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयुक्ता वाद का अधिकाधिक वृद्धि करते हैं, तो सही बात है। बेंथम महिलाओं के मताधिकार का पुरजोर समर्थन करते हैं, तो महिलाओं के मताधिकार के बारे में महिलाओं के बारे में वह कोई बात नहीं करता है, साइलेंट है, तो दूसरा नहीं होगा। दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के अनुयायी थे, तो बिल्कुल सही है। दार्शनिक उग्रवादी मतलब कि जो मतलब दर्शन को मतलब कि फिलॉसफी के मानते थे, मतलब कि आदर्शवाद को जो है काल्पनिक मानते थे, उसके विरोधी जो है बेंथम के अनुयायी हैं। देखिएगा तो 1 और 3, तो दोस्तों यहाँ 1 और 3 ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 111वां प्रश्न है। विधि के शासन के आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो विधि के शासन की संकल्पना को आधुनिक संकल्पना निरूपित करने का श्रेय जाता है दोस्तों यहाँ पर ए बी डायसी को। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। देखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में उपबंधित है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से राज्य वंचित नहीं कर सकता है। विधि के समक्ष समानता वाक्यांश ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जिसको प्रोफेसर ए बी डायसी के विधिक शासन कहते हैं। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं। विधियों का समान संरक्षण वाक्यांश अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विधिक समक्ष समता वाक्यांश लगभग सभी लिखित संविधानों में पाया जाता है, जो नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र 7 में उक्त दोनों वाक्यांश दिए गए हैं। विधिक शासन का अर्थ है कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, चाहे जो भी हो। 112वां प्रश्न है। डायसी ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा को विश्रेष्ठ व्याख्या की है दोस्तों? तो विधि का शासन है, ब्रिटिश सम्राट के शासन है, धार्मिक विधि का शासन है, या विधि के अमूर्तन है। दोस्तों यहाँ पर विधि का शासन डायसी का। ठीक है। ऑप्शन ए रूल ऑफ लॉ। विख्यात ब्रिटिश न्यायवेत्ता ए बी डायसी ने विधि के शासन की अवधारणा का श्रेष्ठ व्याख्या प्रस्तुत की है। डायसी ने अपनी कृति इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लैंड के संविधान को विधि के शासन के रूप में संज्ञा दी है, जो आगे चलकर संवैधानिक शासन का प्रमाण बन गया। अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं डायसी के बारे में। इसका 3 अर्थ निहित है। विधि के शासन में 3 अर्थ निहित है। क्या क्या? पहला है कानून का उल्लंघन करने पर ही किसी व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है, अन्यथा अन्य किसी आधार पर नहीं। दूसरा है विधि का शासन सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तीसरा है इंग्लैंड में विधि के शासन का यह संकेत देता है कि यह नागरिकों के अधिकार संविधान के द्वारा सुरक्षित नहीं किए गए हैं, बल्कि देश के साधारण कानूनों में विहित उपचारों के द्वारा उन्हें जो हित लाभ है और स्वतंत्रता प्रदान की गई है वहाँ यहीं के संविधान का आधार है, यहाँ के संविधान के आधार है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। 113वां प्रश्न है। व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन है डायसी, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, बोंदा। तो यह कथन दोस्तों अरस्तु का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखेंगे अरस्तु ने कहा है कि व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, क्योंकि विधि ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता है। 114वां प्रश्न देखेंगे। मॉन्टेस्क्यू ने किस संस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की है? तो फ्रांसीसी राजतंत्र की व्याख्या में
अमेरिकी राष्ट्रपति की व्याख्या में, स्विस संसद की व्याख्या में या ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या में। तो दोस्तों मॉन्टेस्क्यू ने ऑप्शन डी ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या करने में क्या है, त्रुटि की है। देखिएगा, मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था की व्याख्या करने में त्रुटि की थी। मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि इंग्लैंड का संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, किस पर? शक्तियों का पृथक्करण पर, जबकि शक्तियों का पृथक्करण इंग्लैंड के अलिखित संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको इम्पॉर्टेंटली आप लोग थोड़ा सा लिखिएगा भी। अगला 115वां प्रश्न है, विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय क्या है? तो मानव स्थापित विधि है, प्राकृतिक विधि है, संविधान के अधिसमय है, सामान्य विधि है। दोस्तों तो यहाँ पर विधि का अर्थ हो जाएगा कि मानव द्वारा स्थापित विधि। ठीक है, मानव द्वारा स्थापित विधि। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। देखिएगा, विधिक शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय मानव स्थापित विधि है। इस सिद्धांत अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी अवस्था या पद कुछ भी हो, देश के सामान्य व्यक्तियों के अधीन और साधारण न्यायालयों के अधिकारता के भीतर है, मतलब सभी लोग समान होंगे। ठीक है, 116वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन का निकटतम संबंधित है? न्यायिक सर्वोच्चता, संविधानवाद, मार्शल लॉ या शक्तियों का पृथक्करण? तो विधि के शासन के निकटतम संबंधी है आपका संविधानवाद। संविधानवाद के जनक किसको बोल देते हैं आप? अरस्तु को। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी। व्याख्या देखेंगे, संविधानवाद विधि के शासन से निकटतम संबंधित है क्योंकि संविधानवाद का भी संबंध नियंत्रण की उस प्रणाली से है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उचित वातावरण मिले। 117वां प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? तो टॉमस एक्विनास, सीसरो, बर्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से आपके सीसरो जो है संबंधित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिएगा, तो सीसरो रोमन कानून की अवधारणा को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, कौन सी अवधारणा? सीसरो रोमन कानून की अवधारणा को। ठीक है, उन्होंने प्राकृतिक कानून के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और घोषित किया कि यह शाश्वत अपरिवर्तनीयशील है। कोई विधान निर्माता भी इस कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता है। मतलब कि यह प्राकृतिक कानून ऐसा सिद्धांत रोमन कानून बताते हैं कि यह प्राकृतिक कानून ऐसा है कि यह शाश्वत अपरिवर्तनशील है। मतलब कि अगर यह बना है तो इसको जो बनाया है, जो इसका विधि का निर्माण किया है, वो भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। 118वां प्रश्न है, दंड का प्रतीकात्मक सिद्धांत आधारित है बदले के सिद्धांत पर, निवारक दंड के सिद्धांत पर, आपराधिक सुधारने के सिद्धांत पर, प्रेम के सिद्धांत पर। दोस्तों तो दंड का प्रतीकात्मक जो सिद्धांत है वह बदले के सिद्धांत पर। दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत का मतलब क्या है? बदला। ठीक है, बदला। चलिए देखिएगा, दंड का प्रतिकारात्मक या प्रतिशोधात्मक जिसको बोलते हैं आप, ये अच्छा शब्द है, सिद्धांत रेट्रीब्यूटिव थ्योरी जिसको बोलते हैं, बदला लेने के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार दंड का उद्देश्य अपराधी से अपराध का बदला लेना है। इस सिद्धांत का आधार जैसे को तैसा, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत वाला विचार है। ठीक है, देखिए इसके अन्य महत्वपूर्ण बातें। प्राचीन काल में दंड इसी सिद्धांत की मान्यता प्राप्त हुई थी। मतलब प्राचीन काल का जो दंड था, दंड जैसे मनु का जो सिद्धांत है, यानी मनुस्मृति में दंड के सिद्धांत पर यह आधारित था। दंड ही जो है वहाँ पर महत्वपूर्ण था। बाकी मनु का जो भी जितना सिद्धांत था धर्म पर आधारित है, और धर्म में दंड जो है दिया जाता था। तो उस समय जैसे उसको क्या बोलते थे? मत्स्य न्याय। ठीक है, मत्स्य न्याय प्राचीन काल में यही प्रचलित था। तो वहाँ पर दंड जो है इम्पोर्टेंट था। कांट और हीगल ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए दंड को अपराधी के लिए निषेधात्मक उपहार कहा है। ठीक है, इनका समर्थन किया कौन? कांट और हीगल। क्योंकि हीगल क्या है? हीगल जो है युद्ध को क्या मानते हैं? युद्ध को आवश्यक मानते हैं राज्य के लिए। ठीक है ना, तो इसलिए जो है क्या है, यह समर्थन ही करेंगे इसका। अगला देखिएगा, दंड के अन्य सिद्धांत हैं निर्वर्तक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत तथा आदर्शात्मक सिद्धांत। तीनों ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। सबसे श्रेष्ठ और व्यवहारिक दंड व्यवस्था वह होती है जिसके अंतर्गत प्रतिरोध, निरोध, सुधार तीनों ही को उचित और संतुलित व्यवस्था हो। अगला देखिएगा,
119वां प्रश्न है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। कई बार पूछता है और यह रिपीट करता है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। तो टी.एच. ग्रीन है, लॉक, मैकाइवर, हाबाउस। तो दोस्तों जहाँ पर कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह बात कौन बोलता है? लॉक कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। देखिएगा, लॉक ने राज्य के प्रभुसत्ता और उसकी जोर जबरदस्ती की शक्ति को शंका दृष्टिकोण की ओर देखा और इस पर कानून द्वारा सीमाएं लगाने का प्रयत्न किया। इसके अनुसार कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। कानून का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाना और सुरक्षित करना है। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता की आशा नहीं की जा सकती है। अन्य महत्वपूर्ण विचार हैं इनके। हॉब्स ने स्वतंत्रता को कानून को मौन माना है। हॉब्स ने स्वतंत्रता को कानून को मौन माना है। मिल ने जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल राज्य की ही नहीं बल्कि समाज, जनमत, रीति रिवाज के हस्तक्षेप को भी अनुचित माना है, मतलब कि गलत माना है। मिल क्या मानते हैं? मिल के अनुसार व्यक्ति स्वयं पर, अपने शरीर पर और मन पर संप्रभु है। यह क्वेश्चन पूछता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगला 120वां प्रश्न है, जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती है। कौन बोलता है? लॉक। ठीक है, यह अब कई बार देखिए रिपीट भी करेगा, हमने कहा था ना कि रिपीट करता है क्वेश्चन। 121वां प्रश्न है, फिर से वही, जहाँ कानून नहीं होती वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती है। तो कौन बोलता है? यह भी लॉक, ऑप्शन डी। 122वां प्रश्न है, कानूनी सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। यह परिभाषा किसकी है? कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का क्या है? समूह है। तो यह दोस्तों कौन बोलता है? हॉब्स, हॉलैंड, डिग्बी, ऑस्टिन। तो यह डिग्बी महोदय का है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कानून यानी लॉ को परिभाषित करते हुए डिग्बी ने क्या कहा है कि कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। गैटिल क्या कहते हैं कि कानून प्रतिष्ठित विचारों एवं आदतों के उस भाग को कहते हैं जिनको शासन की सत्ता और शक्ति का समर्थन सामान्य नियमों के रूप में प्राप्त हो चुका है। ऑस्टिन के अनुसार क्या है? संप्रभु का समादेश ही कानून है। ठीक है, तो ये भी पूछता है और ये पूछा ही है और ये भी पूछ सकता है, तो तीनों को आप लोग ध्यान से देखना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। 123वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो लॉक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों का भ्रम उत्पन्न किया है। तो सरकार और राज्य में उसने कोई भ्रम उत्पन्न नहीं किया है। सही कौन सा है वो? ठीक है, तो ये सही नहीं है। लॉक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है, तो यह बात भी नहीं सही है। लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है, तो बिल्कुल ठीक है। क्या किया है? सरकार और राज्य में विभेद किया है। ठीक है, तो सरकार अलग होगी और राज्य अलग हुआ। राज्य जो है सरकार कार्य में हस्तक्षेप ना करे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, टू ट्रीटाइज, इनका जो इम्पोर्टेंट बुक है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसमें जो है यह अपना विचार देते हैं। देखिएगा इनकी व्याख्या। लॉक ने समाज एवं राज्य सरकार में भेद किया है। ठीक है, लॉक ने समाज या राज्य और सरकार में क्या किया? भेद किया है। लॉक के अनुसार समाज की स्थापना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक जीवन के अस्तित्व का मूल कारण है, जबकि सरकार की स्थापना निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। लॉक के अनुसार राज्य सरकार भंग हो जाने पर भी समाज छिन्न भिन्न नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो है मतलब सरकार को तो जनता चेंज भी कर सकती है। सरकार मतलब क्या है कि जिसको गवर्नमेंट लोगों ने बनाया है उसको क्या है? भंग किया जा सकता है, लेकिन समाज या राज्य जो है, ठीक है, समाज या राज्य क्या है? छिन्न भिन्न, मतलब वह भंग नहीं हो सकता है। 124वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित विचार किसने दिया है? राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करता है। यह बात कौन बोलता है? तो ऑस्टिन, बेंथम, क्रैब, ओपेनहाइमर। यह रिपीट करता है क्वेश्चन बार बार, तो इसको ध्यान देखिएगा। तो यह क्रैब महोदय बोलते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिएगा व्याख्या। बहुलवादी विचारक संप्रभुता के परंपरागत प्रतिपादकों के विपरीत कानून को राज्य से स्वतंत्र और उच्च मानते हैं। ठीक है, यानी कि कानून को जो है यह इम्पोर्टेंट देते हैं। ऐसे विचारकों में क्रैब, डिग्विट, हेनरी मैन का नाम उल्लेखनीय है। ध्यान रखिए, क्रैब, डिग्विट और हेनरी मैन का नाम उल्लेखनीय है। क्रैब का क्या मत है कि कोई नियम कानून के रूप में इस कारण मान्य नहीं होता कि राज्य उसे बनाया है। जैसे चोरी या मानव हत्या इसलिए अपराध नहीं है कि राज्य ने उसे अपने आदेश द्वारा निश्चित किया है, अपितु इसलिए अपराध है कि समाज की नैतिक बुद्धि उसे अनुचित समझती है।
इसी संदर्भ में क्रैब ने भी कहा है कि राज विधि का नहीं वरन विधि राज का निर्माण करती है। इसी प्रकार से विचार डिगविट ने भी दिए। अगला देखिए 125वां प्रश्न है, यह राज नहीं जो विधि का सृजन करती है वरन यह विधि है जो राज का सृजन करती है। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा शब्द बदल कर दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन हो जाएंगे? ऑप्शन डी क्रैब। 126वां प्रश्न है, कानून राज का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। देखिएगा ये कौन बोलता है? कानून राज का पूर्ववर्ती और राज्य के ऊपर है। तो यह दोस्तों कौन बोलते हैं? तो लियोन डिगविट, यानी कि डिगवी भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिएगा फ्रांसीसी विचारक डिगविट ने प्रमुख बहुलवादी विचारक हैं। बहुलवादियों के अनुसार कानून राज्य के स्वतंत्र और उच्च होते हैं। डिगविट का मान्यता है कि विधि राजनीतिक संगठन से स्वतंत्र, उससे श्रेष्ठ, पूर्वकालिक होते हैं। विधि राज्य को सीमित करती हैं जबकि राज विधि को सीमित नहीं कर सकता है। 127वां प्रश्न है, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था प्रशासन लागू करता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है कई तरीके से पूछता है। देखिएगा पाउंड द्वारा, सालमंड, ऑस्टिन, डब्ल्यू विल्सन द्वारा। दोस्तों यहाँ पर सालमंड हो जाएंगे इसके सही आंसर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिएगा उपरोक्त कथन सालमंड का है। सालमंड ने कानून या विधि की परिभाषा देते हुए कहा है कि कानून नियमों का वह समूह है जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा जिसे राज्य के न्याय व्यवस्था के प्रशासन के उपयोग में लाता है। सालमंड के अनुसार समस्त विधि संग्रह को अधिनियमित विधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया को ही संहिताकरण कहते हैं। 128वां प्रश्न है, आधुनिक युग में पुलिस राज की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय संप्रभुता साम्राज्य का उदय हो चुका है इसलिए, धर्मतंत्रात्मक राज्य का उदय हो चुका है इसलिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय हो चुका है इसलिए, या कल्याणकारी राज्य का उदय हो चुका है। तो दोस्तों जो आधुनिक युग में पुलिस राज की अवधारणा कब थी? बिल्कुल शुरुआत में, जब आपका प्लेटो के समय, ठीक है, पुलिस राज की अवधारणा थी। ठीक है, आदर्शात्मक, जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जब पढ़ना शुरू करते हैं यूनानी समय से, ठीक है, तो उस समय थी। जैसे जैसे आधुनिकता आ गई उस समय क्या हुआ? कल्याणकारी राज की बात की जाने लगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। कल्याणकारी राज की अवधारणा के बारे में जो है पुलिस राज की अवधारणा पुरानी पड़ गई। देखिएगा आधुनिक युग में पुलिस राज की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण कल्याणकारी राज का उदय है। कल्याणकारी राज में सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर कम करना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना जैसे आधारभूत तत्व शामिल हैं। आइए 129वां प्रश्न देखेंगे। प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? दोस्तों तो द रिपब्लिक है, द लॉज, स्टेटमेंट, पॉलिटिक्स। तो दोस्तों प्लेटो की जो पुस्तक है जिसमें मिश्रित संविधान को बताया उन्होंने, तो द लॉज है उनकी, ओपन इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यूनानी दार्शनिक प्लेटो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द लॉज में राज्य के पतन के कारणों का अध्ययन करने के पश्चात मिश्रित संविधान की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं। चूँकि यह आदर्शात्मक है, बाद में ये जो है फिर क्या करते हैं? मिश्रित संविधान की बात करते हैं। प्लेटो ने राज्य के पतन का प्रमुख कारण अति के सिद्धांत को बताया है। प्लेटो कहता है कि एक मिश्रित संविधान या राज्य में राजतंत्र प्रजातंत्र का सम्मिश्रण करता रहता है और ऐसा मिश्रित राज्य ही स्थायी हो सकता है तथा विकास का प्रेरक तत्व भी बन सकता है। आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है कि दितांत का अर्थ क्या है? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। महान शक्तियों के बीच सहयोग, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, तनावों की समाप्ति या तनावों का शैथिल्य। तो दोस्तों यहाँ पर दितांत का अर्थ होता है तनावों का शैथिल्य। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो यह था क्वेश्चन 101 से 130 तक के प्रश्न दोस्तों यहाँ पर शामिल थे जो आप थिंकर्स पढ़ रहे हैं। और यह पढ़ हम लोग कहाँ से रहे हैं तो आपको मैं बताता चलूँ, घटना चक्र की ये प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग भी चाहें इसको देखते रहें और घटना चक्र खोल के आप लोग इसको रिपीट करते रहें या इसको सॉल्व करते रहें फटाफट। वीडियो चूँकि आ जाती है आपकी, तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड 1x 2x में करके आप फटाफट आप इसको चला दीजिए। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वीडियो को 1x या 2x की स्पीड में आप बढ़ा दें और आप अपना घटना चक्र लेकर बैठें और फटाफट उसको सॉल्व करते जाएं, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए फिर यहीं पर विदा लेते हैं आज आपसे और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद सभी को।